फर्स्ट लेक्चर जीएसटी। जीएसटी का हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कल क्लियर किया था कि कौन सा टैक्स है। हमारे पास में इंडिया के अंदर दो टैक्सेस है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स तो दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट, मींस सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार को अपन पे करते हैं, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, नॉट शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मींस जो पर्सन इनकम अर्न करेगा उन्हीं को उसके बिहाफ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो कहां पर लगता है, वो किसके ऊपर, इनकम के ऊपर लगता है, आपकी जो इंडिविजुअल जो इनकम होती है इसके ऊपर लगता है, और वो सिर्फ आप ही के ऊपर लगता है। आप जितना अर्न करोगे उतना आप ही के ऊपर टैक्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर टैक्स पे करता है, लेकिन वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट होता जाता है, शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे को शिफ्ट होते हुए गवर्नमेंट तक पहुंचता है। और अल्टीमेटली उसको बेयर कौन करता है, कंज्यूमर बेयर करता है। कंज्यूमर इसलिए बेयर करता है क्योंकि वो गुड्स किसी और को सेल नहीं कर रहा है, वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, डायरेक्टली डायरेक्ट इनकम के ऊपर लगता है, जो हमारी इनकम होती है। जैसे सैलरी पर्सन है तो सैलरी की इनकम, अगर किसी के हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहां से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस से, या प्रोफेशन का मतलब सर्विस, कैपिटल गेन है या फिर कोई अदर सोर्सेज है, इन 5 हेड्स को अगर कोई मिलाकर किसी पर्सन की, इंडिविजुअल्स है या फिर कंपनी है या फिर एचयूएफ है या फिर ईओपी है, बीओआई जो भी हो, उनकी इनकम को उसके आधार पर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। इसका स्लैब रेट के हिसाब से होता है 2,55,000, ये हम पूरा इनकम टैक्स के अंदर कवर करेंगे। अब दूसरा बात आ रहा है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कमोडिटीज के ऊपर लगता है। कमोडिटीज का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं आइटम्स। हम किसी की भी अकाउंटिंग करेंगे, मींस अगर हमारा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उन दोनों बिजनेसों के अंदर आइटम यूज होता है। ठीक है, आइटम मींस प्रोडक्ट। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, फिनिश गुड्स सेल करेंगे। अगर ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स ही परचेस करेंगे और फिनिश गुड्स ही सेल करेंगे, हम उसमें कोई चेंजेस करने वाले नहीं है। तो जितने भी प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे जो टैक्सेबल है, यहाँ हम आगे बात करेंगे कौन कौन से टैक्सेबल गुड्स होते हैं, कौन से एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं, कोई जीरो रेटेड वैल्यू के गुड्स होते हैं। जो टैक्सेबल गुड्स है, जो टैक्सेबल गुड्स है उनके आधार पर, तो हम ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। तो जो गुड्स परचेस करते हैं, जो टैक्सेबल गुड्स होते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स मींस टैक्स शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टैक्स शिफ्ट किया जाता है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, और इस तरह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचता है। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स रेट होता है 12% में था, 18%, जितना भी होता है पूरा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचता है, ए बी सी डी, और अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास में कुछ पहुंच कर वो गुड्स कंज्यूम हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स, गुड्स के ऊपर टैक्स लगना, और दूसरा होता है सर्विस, जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। प्रोफेशन मींस सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर से, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी से, ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट या फिर आइटम्स नहीं होता है। तो पहले क्या था, वेट अलग था, सर्विस टैक्स अलग था। वेट मतलब प्रोडक्ट के ऊपर लगता था, सर्विस मतलब सर्विस के ऊपर लगता था। ये दोनों सेपरेट टैक्सेस थे और इन दोनों को साथ में मर्ज नहीं कर सकते थे। अगर कोई परचेजर, सर्विस डिपार्टमेंट वाला अगर कोई गुड्स परचेज करता था, अगर सर्विस डिपार्टमेंट वाला अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो उस पर जो टैक्स पे कर रहा है उसकी इसको सेट ऑफ नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, सेम टैक्स हो गया है, गुड्स के ऊपर भी वही टैक्स है और सर्विस के ऊपर भी टोल टैक्स है। तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, गुड्स और सर्विस के अंदर दोनों को इनपुट क्रेडिट मिलती है। आगे हम इसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टैक्स को शिफ्ट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ है इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, जो भी हमने कल एक बार फिर से कवर किया था। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय पर्सन हिमसेल्फ। यहाँ पे ये जो टैक्स है वो पर्सन हिमसेल्फ है, और यहाँ पर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मींस जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, किसी प्रोडक्ट का या किसी गुड्स का बिजनेस करते हैं, वो टैक्स पे नहीं करते हैं। टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है, वो तो सिर्फ उनके बिहाफ पे,
कंज्यूमर के बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये वो पर्सन ही टैक्स पे करता है जो पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंड डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स। फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स है, ये हमारे कई काम की चीज है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको कवर कर लेते हैं। इन इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट का इंपोर्टेंट सोर्सेज है। जीएसटी सबसे पहले इनकम का सोर्सेज हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम कोई रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट को, वो इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस, कमोडिटी का मतलब अभी हमने बताया था प्रोडक्ट के ऊपर, और सर्विस के ऊपर टैक्स को चार्ज किया जाता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई बिस्किट ही परचेज किया, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का हमने कोई बिस्किट परचेज किया, ठीक है। अब 20 रुपीज हम तो उनको कितना दे रहे हैं? 20 रुपीज दे रहे हैं, लेकिन 20 रुपीज के अंदर जीएसटी इंक्लूड है। दैट मीन्स हम भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ नो परपेशन ऑफ डायरेक्ट पिंच, मतलब आपको अलग से नहीं बोला जाएगा कि ये बिस्किट 5 रुपए का है और आप 150 रुपए आप जीएसटी पे कीजिए। दैट्स को जो भी रेट होगा वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। The value of indirect tax is generally inbuilt in the price of the commodity. Most of the time, the taxpayer pays the same without actually knowing that he is paying tax to government. हमको ये नहीं मालूम रहता है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन एवरी प्रोडक्ट आप जो कुछ भी परचेज करते हैं उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। Inflationary tax impose the commodity and service used to all round of price spiral. Miss simple. वाइडर टैक्स बेस, बहुत ही टैक्स बहुत बड़ा है। प्रोमोट सोशल वेलफेयर, रेग्रेसिव नेचर्स, रेग्रेसिव नेचर्स क्या होता है कि शिफ्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन, शिफ्ट होता जाता है। दिस में भी फर्दर इंक्रीज द इनकम डिस्पेट बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब ये जो बात कर रही है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, और जीएसटी मतलब कब से बनता हुआ आया है, कब लॉन्च हुआ है, कब एप्लीकेबल हो गया, उसकी पूरी हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री हमको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जानना है तो इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। अब मेन कंसेप्ट की बात हम करते हैं, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी को पढ़ने से पहले हमारे ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जिसे जीएसटी के अंदर जो कुछ वर्ड्स है उनको हम डिटेल से समझते हैं, तो आगे हम जब ये वर्ड यूज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। Before we proceed with the final uses of the Indian GST, let us understand the basic concept of GST. GST is value-added tax levied on manufacture, sales, and consumption of goods and service. अब value-added tax का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले वेट होता था, जीएसटी से पहले प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला जो विद इन स्टेट जो गुड्स हम सेल करते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उनको हम बोलते थे वेट। वेट का फुल फॉर्म ही था वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर? अब वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब यहां पर होता है कि जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है, जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है उस पर टैक्स लगता है। अब ये क्या होता है, इस पर टैक्स लगता है, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक आइटम है जिसका रेट 5000, हम 100 रुपीज लेते हैं, 100 रुपीज किसी प्रोडक्ट का रेट है। अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यहां हम बात करेंगे ए टू बी, ए टू बी, ए बी को गुड सेल कर रहा है। हम बात समझ रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स मींस वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है, जिससे आपको इनपुट समझ में आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो ए टू बी, ए ने बी को गुड सेल किया, ठीक है, जिस पर 5% जीएसटी रेट है। कितना परसेंट है? जिस पर 5% जीएसटी रेट है। अब 100 रुपए का गुड्स है, उन्होंने 100 रुपए का गुड्स बेचा, ये तो होगी नॉर्मल सेल प्राइस, उस पर जीएसटी कितना। अब यहां पर हम अभी अलग नहीं कर रहे हैं कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, अभी हम ये कवर नहीं कर रहे हैं। ये हो गया 5 रुपीज का जीएसटी। तो टोटल जो वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू होगी 105। मींस ए बी को जो गुड सेल करेगा
वो 105 रुपीज के अंदर सेल करेगा। क्लियर है? मीन 100 रुपया बेसिक वैल्यू है और 5 रुपीज जीएसटी का अमाउंट है, तो बी ए को कितना देगा 105। अब बी सी को गुड सेल कर रहा है, बी टू सी, कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा वो 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर उस गुड्स को सेल करेगा। अब यहां पर ये जो 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं, उसका प्रॉफिट कितना होगा। अगर 10% अगर वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है तो वो गुड्स कितने में बेचेगा, बी सी को वो गुड्स कितने में बेचेगा, ये अमाउंट आपको बताना है। तो फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा रिपीट करना है सर? सुदेव जी कौन सा रिपीट करना है? राकेश जी को वही साउंड की प्रॉब्लम है, अभी तक वो वहीं पे अटके हुए हैं। प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्ट क्या? राकेश जी में आप लास्ट में बता दीजिए, सॉरी सुधीर जी लास्ट में बता दीजिएगा, 5 मिनट अपन उसी के लिए रखेंगे, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? बाद में मुझे लास्ट में बता दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आप गवर्नमेंट ने कोई भी एक अमाउंट डिसाइड किया हुआ है कि आपका इतना टैक्स इनकम हो जाती है, आपका इतना सेल्स हो जाता है, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर 40 लाख रुपीज से ऊपर आपको अगर सेल्स आपका होता है एनुअली, उस पर आपको जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करना, वो हम आगे समझेंगे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है। Every supplier of goods and service is required to obtain registration in the state entity from where he makes a taxable supply if his aggregate turnover exceed the threshold limit during a financial year। अब यहाँ पर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, ये हम समझते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सिंपली एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब मैं आपको यहाँ पे ध्यान से सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, क्लियर है? एक पर्सन है, जस्ट सेकंड, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है। अब वेट के पहले क्या होता था और वेट के बाद क्या होता है, इसको हम समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके 4 बिजनेसेस है, 4 बिजनेस है। एक का टर्नओवर 5 लाख रुपीज है, दूसरे का टर्नओवर 10 लाख रुपीज है और तीसरे का टर्नओवर 4 लाख रुपीज है। ये बिफोर जीएसटी की हम बात कर रहे हैं। एक का टर्नओवर कितना 5 लाख है, दूसरे का 10 लाख है, तीसरे का 4 लाख रुपीज का टर्नओवर है। तो जीएसटी वेट के अंदर जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपीज की फॉर एग्जांपल थी, कि अगर 5 लाख रुपीज तक का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको वेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर इसके ऊपर नहीं होता है तो आपको वेट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो यहाँ पर ये अगर फर्स्ट बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका टर्नओवर 5 लाख रुपीज है, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका टर्नओवर 10 लाख रुपीज है, इस बिजनेस को भी वेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन इस बिजनेस का टर्नओवर 4 लाख रुपीज है, जिसपे उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये वेट के टाइम पे था। मींस जिस जिस बिजनेस का टर्नओवर लिमिट के थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ऊपर जा रहा है तो आपको उसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऐसा वेट के अंदर था। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर क्या होता है कि अगर आपके 4 बिजनेसेस है, एक बिजनेस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर इन चारों बिजनेसों को मिलाकर अगर कोई टर्नओवर 40 लाख रुपीज से ऊपर जाता है,
चारों बिजनेस को मिलाकर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से ऊपर जाता है तो आपको चारों बिजनेस को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पर पेन बेस्ड सिस्टम है, वन नेशन वन टैक्स एंड पेन बेस्ड सिस्टम। वन नेशन वन टैक्स का मतलब होता है कि पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइप का टैक्सेस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलईडी का रेट 12% है, तो आप यूपी में जाएंगे तो भी 12% है, दिल्ली में जाएंगे या फिर कहीं पर भी जाएंगे 12% जीएसटी का रेट है। और पेन बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी जो पेन है, पेन नंबर के ऊपर जितनी भी इनकम हो रही है उसके आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का अगर हम बोले तो एक पेन के ऊपर जितने भी बिजनेसेस है उन सभी बिजनेसेस की टोटल इनकम मिलाकर अगर 40 लाख रुपीज से क्रॉस हो जाती है तो आपको चारों बिजनेसों को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। आई होप कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर समझ में आ चुका है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। exemption apart from providing relief to small scale business law also contain provision for granting exemption for payment of tax on essential goods and service tax। कुछ भी उन्होंने exemption दे रखी है जो हम बात में आगे आएगा। सेमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट उनको दे रखी है कि कोई किस तरह से क्रेडिट ले सकता है। जैसे आईजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ले सकते हैं, सीजीएसटी की एसजीएसटी वाला नहीं ले सकते हैं, एसजीएसटी वाले सीजीएसटी की क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ये हम आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर डिटेल समझेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। इंटरस्टेट सप्लाई, सॉरी इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब विद इन स्टेट अगर गुड सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू चार्जेस सप्लाई ऑफ गुड्स 10,000 और विद इन स्टेट अगर गुड्स ट्रांसफर करें जिस पर 18% का जीएसटी रेट है, तो वहां पर दो प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना? 50-50%, 9% एंड 9%। तो टोटल 1800 रुपीज का जीएसटी ऐड हो जाता है। तो टोटल उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर तीन होती है, तीन वर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला होता है, दूसरा होता है टैक्स वैल्यू जिसको बोलते हैं जीएसटी, और तीसरा होता है इनवॉइस वैल्यू जो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो वहां पर 2-3 फिगर फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले हमको इनवॉइस वैल्यू डालनी होती है, इनवॉइस वैल्यू का हमको टैक्सेबल वैल्यू डालनी होती है, टैक्सेबल वैल्यू के बाद वहां पे ऑटोमेटिकली वो टैक्स कैलकुलेट करता है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, जब भी हम जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वहां पर ये बहुत काम की चीज आएगी, टैक्सेबल और जीएसटी और इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू के अंदर क्या होगा, आपका जीएसटी इंक्लूड होगा, और टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होगा जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये था इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा तो इंटर स्टेट का होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स B2C वैल्यू एडिशन इज 20%। जो अभी हमने बात करी थी 20% वैल्यू एडिशन करी है। कौन सी वैल्यू पे करी उन्होंने? 10,000 की वैल्यू पे करी। लेकिन इनवॉइस वैल्यू कितनी थी? 11,800, क्योंकि 1800 का हुआ तो जीएसटी था। तो यहाँ पर 20% वैल्यू एडिशन हुई तो 12,000 उसकी बेसिक वैल्यू हो गया, मतलब टैक्सेबल वैल्यू हो गया। ऊपर 9% का टैक्स 1080 तो इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी? 14,160। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पर मैं फास्ट जाऊंगा। फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों का आपको आइडिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मूव कर रहा हूं। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। बी बी के द्वारा कितना टैक्स पे किया जाएगा? तो सीजीएसटी पेबल 1080। क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी मतलब जब उन्होंने परचेज किया था उस टाइम पे कितना गुड्स कितना टैक्स पे किया था? तो 900 रुपीज का किया था। तो 180 रुपीज सीजीएसटी पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 180 रुपीज एसजीएसटी पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है? आउटपुट के सामने इनपुट को एडजस्ट करना जिसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट या क्रेडिट इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट, या इनपुट क्रेडिट लेना या अवेल करना या सेट ऑफ करना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आप अपने आंसर समझ सकते हैं। Rate of CGST and SGST have been used to be 9% of each for this type of simplicity. सिंपल है, विद इन स्टेट 50-50 और एक स्टेट से दूसरे स्टेट 100% टैक्स लगेगा। इंटरस्टेट सप्लाई सिंपल, ये इंट्रास्टेट था, इंट्रास्टेट के बाद में ये इंटरस्टेट हो गया।
ये इंट्रा स्टेट था, वो इंटर स्टेट हो गया। अब इसका इस तरह से क्रेडिट मिलेगी, आईजीएसटी के सामने सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की क्रेडिट मिल रही है। दैट्स कॉल्ड 2160। 900 का टैक्स था और 360 पे करना है। वहां पर 360 पे करना था, हमको 180 पे करना था, लेकिन 180 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना था और 180 स्टेट गवर्नमेंट को पे करना था। यहाँ पर सिंपल किसका पे करना है, 360 सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है, क्योंकि हमने आईजीएसटी चार्ज किया हुआ। ये सिंपली फिर से 20% उन्होंने वैल्यू एडिशन करी हुई है। ये ट्रांजैक्शन आप एक बार वहां पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल का मतलब क्या होता है कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही टाइप का एक पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं gst.gov.in। यही हमारा पोर्टल है, इसी के ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी का रिटर्न फाइल होते हैं, जीएसटी के चालान पे होते हैं, सब कुछ उसी पोर्टल के ऊपर होता है। ये पोर्टल चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में है, आपको यही पोर्टल यूज करना है जीएसटी का। तो सिंपली जीएसटी कॉमन पोर्टल। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वेट का अलग अलग पोर्टल होता था, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, लेकिन अब यहाँ पर पूरे कंट्री का एक ही टाइप का पोर्टल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, www.gst.gov.in। ये जीएसटी की साइट है। जब भी हम जाएंगे हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप की साइट होती है। यार आपने देखी होगी, आपने रिटर्न भी फाइल किए होंगे तो ये आपको आइडिया होगा। क्लियर, जस्ट कॉल जीएसटी कॉमन पोर्टल। दूसरा होता है ई वे बिल जीएसटी, मीन्स आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है, तो इसके लिए अलग से एक साइट है, जीएसटी एंड सर्विस टैक्स ई वे बिल सिस्टम। दो पोर्टल है यहाँ पे, एक होता है जीएसटी का जहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ होता है। दूसरा होता है जहाँ पर ई वे बिल जनरेट होता है। हम जब सेल करते हैं तो हमको एक इलेक्ट्रॉनिक क्रिएट करना होता है, बिल क्रिएट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ बिल। ये हमको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। GSP and ASP. GSP has in such a certain IT, ITS, financial technology companies to be called GST सुविधा प्रोवाइडर। जो भी GST की सुविधा प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं GSP। कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस का मतलब क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को उसकी टैक्स की जो कमी होती है, जैसे जो लॉस होता है, उसको फुलफिल करता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन देना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करती है, कुछ अमाउंट देती है उनके यूज के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी जो है वो सभी टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बनाया है। मीन्स वेट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सीएसटी, वेट, ये जितने भी टैक्सेस है, लग्जरीज टैक्स, ऑफर टैक्स या फिर एंट्री टैक्स हम अगर बोले हैं, तो ये सभी टैक्स को उन्होंने कंज्यूम किया हुआ और एक टैक्स बनाया। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं है, उस पर अभी भी वेट लग रहा है। कौन कौन से हैं? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि इसी पर लिकर के ऊपर सबसे ज्यादा इनकम होती है। इस पर सबसे ज्यादा इनकम होती है, इस वजह से एल्कोहलिक लिवर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स जो लीकर होता है जिसको ह्यूमन पीते हैं, उस पर अभी भी वेट लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को होती है तो इसी प्रोडक्ट से होती है, क्योंकि यहाँ पर पीने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, इसलिए गवर्नमेंट को इससे ज्यादा इनकम होती है। अगर अभी भी, अगर हम अभी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री के अंदर, जैसे या फिर स्टेट वाइज अगर लॉकडाउन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इंदौर की ही बात कर रहे हैं, तो इंदौर के अंदर अगर लॉकडाउन है 8 या 9 PM का, जो भी उन्होंने टाइम दे रखा था कि 9 बजे आपकी सभी शॉप को आपको बंद करना है और आपको घर पे जाना है, लेकिन ये जो लिकर की जो शॉप थी, जिसको हम ठेका बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, उसकी जो शॉप थी उसका जो टाइमिंग था वो 11:30 का था, और बाकी सब रेस्टोरेंट क्लोज थे। आप वहां पर सिटिंग करके आप ना तो पी सकते हैं ना खा सकते हैं, लेकिन जो लीकर की जो शॉप थी उसके पीछे जो रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आते या फिर जो भी बैठने की जगह होती है, वो 11:30 तक चालू थे। दैट मीन्स गवर्नमेंट को
लोगों से कोई मतलब नहीं था कि क्या कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको उनकी इनकम से मतलब होता था। दैट्स कॉल कि लीकर से ह्यूमन कंजम्पशन जो लीकर होता है सबसे ज्यादा इनकम होती है, इसलिए उन्होंने अभी भी उसको वेट के अंदर रखा हुआ है। तो जहां जहां पर भी लीकर की शॉप होगी वो उसी स्टेट को फायदा होगा। जैसे एमपी के अंदर जितने भी वेट है तो जो भी टैक्स मिलता है वो सीधा एमपी गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये पूरा आउट ऑफ जीएसटी है। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, ये अभी भी वेट के अंदर ही है। इनसे भी ज्यादा इनकम होती है क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट है ये। पेट्रोल डीजल हर किसी को लगता है और ये अभी भी किसमें है, वेट के अंदर है। टोबैको, टोबैको भी अभी भी उन्होंने वेट के अंदर लिया हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर तो अभी भी उसमें आ गया है जीएसटी के अंदर। जो टैक्स सबमिशन जीएसटी, ये जो टैक्स थे इनको हमको कंज्यूम करके उन्हें किसमें कन्वर्ट किया हुआ था, जीएसटी में कन्वर्ट किया हुआ। तो ये मैं आपको दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से टैक्स उन्होंने किया हुआ है। एल्कोहल प्रोजन कंजप्शन पावर टू टैक्स रिमाइंड विद स्टेट, अभी भी उनके पास में, स्टेट के पास में है। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बेनिफिट ऑफ जीएसटी से क्या हुआ होगा, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा टैक्स आया होगा तो ज्यादा इम्प्लीट होगा। और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, अब यहाँ सिंपली बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल टैक्स हो गया है। आपको ना तो सर्विस टैक्स की रेट अलग रखनी है, ना वेट की अलग रखनी है, ना एक्साइज ड्यूटी की अलग रेट रखनी है, ना सीएसटी, ना किसी भी नहीं। आपको सिर्फ एक ही रेट ध्यान रखनी है अगर इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीएसटी की। जीएसटीआर 1 की 13 तारीख 11 तारीख याद रखनी है, और जीएसटीआर 3 भी अगर आपका मंथली है तो आपको 20 या 22 याद रखनी है, अगर क्वार्टरली है तो आपको क्वार्टर के बाद में याद रखना है। सिंपल चीज है, यहाँ पर इतना कोई नहीं, इसलिए जीएसटी को जितना सिंप्लीफाइड किया हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन भी जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सकता है अगर उसको थोड़ा सा आइडिया हो तो। सर्टेनिटी इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, सिंपल चीज होगी है। रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट, मींस कंप्लायंस बहुत ही कम हो गया है। ये सिंपल चीजें हैं जीएसटी की। बेनिफिट स्मॉल ट्रेडर्स एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जितने पहले क्या था कि 5 लाख के टर्नओवर पर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लेकिन अब यहाँ पर 40 लाख रुपीज से कम हो तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप इससे बच सकते हैं। तो दैट्स फॉर बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, आप उनको जीएसटी के कंप्लायंस फॉलो नहीं करने हैं। तो ये सब चीजें नॉर्मली आर्टिकल 265, आर्टिकल 275 जो कुछ भी है, दैट्स कॉल्ड दिस चैप्टर्स एंड। तो ये चैप्टर्स यहाँ पर फिनिश होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन जीएसटी के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज हुए थे, हमने नॉर्मली 4-5 वर्ड यूज किया, जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। इसके बाद हमने एग्रीगेट टर्नओवर देखा था कि आपको एग्रीगेट पेन बेस्ड सिस्टम्स, और दूसरा पेन बेस्ड सिस्टम के बाद में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ये वन नेशन वन टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम होता है उसको गवर्नमेंट को फायदा होता है। अब आज के लेक्चर्स में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो अब वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।